Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to the amazing platform of Frankl J. आज मैं एपिसोड 8 डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चन नंबर 71 to 80, राइट. 10 क्वेश्चंस होंगे. तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. और आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सारे अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे होंगे. तो जो भी डाउट होते हैं आप यहाँ से क्लियर करिए और मेरे से आगे क्वेश्चंस करने की ट्राई करिए, है ना. मेरे से पहले करके रखिए आप, सो दैट आपके जो भी डाउट हो तो आप एपिसोड में जाके देख सकते हैं ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1. इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px गिवन ranges from 0 to infinity for every x belongs to real number, then the value of p can be, है ना. आपसे पूछ रहा है, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर उसकी आपको रेंज दी हुई है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास रेंज कुछ 0 to infinity टाइप की है तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना. ऑफ कोर्स पता हो गया होगा आपको. इसमें लिखा है क्लोज्ड 0 to infinity, मतलब इसका अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना. तभी तो आप नीचे से फाइनाइट वैल्यू बता पाएंगे ना, इस तरीके का. तो ये आपको दी है इसकी 0 to infinity रेंज, मतलब ये वाला जो है इसकी वैल्यू 0 है और ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी. तो 0 से इन्फिनिटी आपको इसकी रेंज दी है. तो आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ p कैन बी. तो आपको p की वैल्यू बतानी है कि क्या क्या हो सकती है ना. चलो, तो ऐसा वाला पैराबोला मिलने के लिए आपको पहली चीज की कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, अगर आपके पास ऐसे है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना. सपोज दिस इज px है, तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर आपके पास इस तरीके का पैराबोला आ रहा है तो आपके पास a शुड बी ग्रेटर देन 0. तो आप यही वाली चीज लगाएंगे. दूसरा क्या कह रहे हैं, रेंजेस फ्रॉम 0 to infinity. तो आपको पता है जो रेंज हमारी आती थी ना, तो रेंज क्या होता था, -d/4a प्लस इन्फिनिटी, यही तो होती थी ना रेंज. तो इस बार आपको ये क्या दिया हुआ है, 0 to infinity. कहने का मतलब आपको -d/4a की वैल्यू क्या दी हुई है, 0. ठीक है, तो बस आप ये वाली कंडीशन लगाइए. तो a ग्रेटर देन 0 मतलब p - 3 ग्रेटर देन 0. तो दिस इम्प्लाइज p इज बिगर देन 3. ठीक है, तो आपको पहली कंडीशन तो ये मिल गई. अब दूसरी आप क्या लगाने वाले हैं, -d/4a इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 0. ठीक है, तो -d/4a, तो -d/4a इक्वल टू 0. तो अगर ये वाला चीज 0 है तो क्या आप बोल सकते हो -d इक्वल टू 0. अब -d इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं आप. तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए. और आपको पता है d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0. तो यहाँ से बताइए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -2p, राइट. तो -2p मतलब 4p स्क्वायर -4. a की वैल्यू कितनी है, p - 3 एंड c है a इज p - 3 और c की वैल्यू क्या दी हुई है, 3p - 6, है ना. 3p - 6 इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है इसके आगे. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा p स्क्वायर माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाइए तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर -6p -9p प्लस 18 इक्वल टू 0. ठीक है, तो p स्क्वायर -3p स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2p स्क्वायर और 6 और 9 है ना, यानी 15. तो प्लस 15p -18 इक्वल टू 0, है ना. थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 2p स्क्वायर -15p प्लस 18 इक्वल टू. तो यहाँ से जब आप p की वैल्यू निकालेंगे तो देखो कौन कौन से आ रहे हैं. p इज इक्वल टू, कैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ से. तो क्या आ जाएगा, -b दैट इज 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 225 -4ac, c इज 18 डिवाइड बाई 2a दैट इज 4. तो 15 प्लस माइनस इधर कितना आ जाएगा, 225 माइनस 144 और यहाँ से आ जाएगा 4. सो 15 प्लस माइनस ये कितना बचेगा, यहाँ पे 1 और इधर यहाँ से 81, राइट. तो अब ये आ गया आपके पास 15 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 4, है ना. तो देखिए यहाँ से 18/4 बच रहा है, तो पहला आएगा 18/4. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं,
15 था ना, या तो 15/4, 18/4 दैट इज 9 बाई, आप लिख सकते हैं 9/2, और दूसरा कौन सा आएगा 15 -3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12/4 दैट इज 3। ठीक है, एक 3 आ रहा है, एक आ रहा है आपके पास 9/2। तो इधर देखिए, और आपको क्या दिया हुआ है, p इज ग्रेटर देन 3 है ना, तो आपको पता है कि p इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे 3p² आ गया, सो 3p² और -6p -9 है ना, -9p + 18 हो गया, तो यहाँ से आ गया 2p², तो +15 राइट, -18 twice of p। अच्छा, यहाँ पे 9 होगा ना, मैंने क्या लिख दिया है 3, सो कितना हो जाएगा ये 15 + 9, तो ये दोनों जो है मैंने मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या 15 + 9 है आपके पास और 15 - 9 है ना, तो ये कितना बचेगा, तो 15 - 9 इज 6/4 दैट इज 2/3/2, और एक आ रहा है 15 + 9 यानी 24, सो 24/4 विच इज इक्वल टू 6। तो आपके पास p की वैल्यू एक आ रही है 3/2, एक 3/2 आ रही है, एक आपके पास 6 आ रहे हैं, और पहले वाली जो मैंने पहले वाली कंडीशन लगाई थी वहां से आपको मिल रहा था p इज बिगर देन 3। अब बताइए आप कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स आप p इज इक्वल टू 6 वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे है ना, तो p इज इक्वल टू 6 इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो p इज इक्वल टू 6। आपको यहाँ पे उन्होंने रेंज बोला था, आपको अगर इतना समझ आ गया होता कि ये रेंज है, तो आप क्या करते हैं x² का कोएफिशिएंट जो है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, और ये जो आपको रेंज दी थी -d/4a की वैल्यू 0, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, अच्छा, इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक y इज इक्वल टू x² + bx + c इज गिवन बिलो, ग्राफ ऐसा दिखता है, तो कंडीशन पूछ रहा है आपसे ABC पे कंडीशन बतानी है। तो पहली चीज आप देखिए, ये ax² + bx + c में आपको आपका जो पैराबोला है या जो इसका ग्राफ है वही डाउनवर्ड है, तो आप क्या इतना देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ से a की वैल्यू नेगेटिव रही होगी, है ना, पहली चीज। तो a की वैल्यू नेगेटिव, अब जिसमें a की वैल्यू पॉजिटिव हटा सकते हैं, तो सब में ही नेगेटिव है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगली चीज आपको दिख रहा होगा, सपोज ये इसका रूट अल्फा है और ये वाला रूट इसका क्या है बीटा, तो आपको दिख रहा होगा कि अल्फा नेगेटिव है यहाँ से और बीटा जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और अल्फा का मैग्नीट्यूड जो है वो बीटा के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि मॉड अल्फा इज बिगर देन मॉड बीटा, ठीक है, आपको इतना पता है। अब देखिए, एक रूट जो है आपका नेगेटिव है, एक रूट आपका पॉजिटिव है, तो आप क्या बोल सकते हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है c/a, और आपको पता है कि c/a इज नेगेटिव, ठीक है। इतना ऐसा क्यों, क्योंकि इसके दोनों रूट ऑपोजिट साइन के हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट साइन का मतलब <0 ठीक है। चलो अब आपको यहाँ से पता है कि a जो है वो नेगेटिव है, ऑलरेडी a नेगेटिव है, तो बताइए इस पूरी क्वांटिटी को नेगेटिव होने के लिए c को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी c/a की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि c शुड बी पॉजिटिव। आपको इन दो पे तो कंडीशन मिल गई, a नेगेटिव c पॉजिटिव, तो a नेगेटिव c जहाँ पे नेगेटिव है तो वो वाले ऑप्शन तो आप भूल जाइए, c पॉजिटिव। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका ट्रू हो सकता है ना। अब आप क्या करिए, एक रूट आपका नेगेटिव है, एक रूट आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले का जो है वो मैग्नीट्यूड ज्यादा है और पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड कम है, तो अब आप बताइए क्या इनका जो सम आप करेंगे अल्फा प्लस बीटा वो भी तो नेगेटिव ही आएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है नेगेटिव वाले का। तो आपको पता है सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या होती है -b/a, और यहाँ से -b/a इज नेगेटिव। अब आपको पता है a नेगेटिव है और यहाँ पे -b/a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही a नेगेटिव है और -b/2a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो अब आप बताइए कि b की वैल्यू कैसी होनी चाहिए,
है ना। अब देखो ए आपके पास नेगेटिव था पहले से ही, तो ए तो नेगेटिव हो गया और माइनस बी बाई ए भी नेगेटिव है, तो बी की वैल्यू कैसी होगी? तो अब देखिए, जैसे आपने बोला कि सपोज बी की वैल्यू पॉजिटिव, तो जैसे ही आपने बी की वैल्यू पॉजिटिव ले ली और ए की वैल्यू तो आपने जैसे नेगेटिव पुट करी, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू आपको पॉजिटिव, जैसे आपने क्या किया, यहाँ से बी की वैल्यू आपने पॉजिटिव ले ली, ठीक है, और ए आपको नेगेटिव दिया है और फिर आपने नेगेटिव का साइन लगाया, तो फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब आपको बी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी ये वाला पूरा जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ से? नेगेटिव। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ। तो बी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन सी, क्योंकि बी की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव होगी तो ए भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और उसके बाद आपका जो ये माइनस का साइन लगा है वो इस वाले पूरे फैक्टर को फिर से नेगेटिव कर देगा, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड सी इज पॉजिटिव, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है, डज नॉट हैव रियल रूट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी फॉल्स। ओके, अच्छा, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा है इसके पास रियल रूट नहीं है ना। तो रियल रूट नहीं है, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है? मतलब आपका या तो ग्राफ कुछ ऐसे गया होगा या फिर दूसरा क्या है, ऐसे गया होगा, तभी तो इसके पास नो रियल रूट्स वाला केस आएगा, है ना। तो ऐसा वाला केस कब हुआ होगा? जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इस वाले केस के लिए ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। अब एक चीज आप ध्यान से सुनिए बहुत, ये एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। अब देखो मैं पहला वाला केस लेके चल रही हूँ, मतलब अपवर्ड पैराबोला वाला केस लेके चल रही हूँ, और जिसमें मतलब ए पॉजिटिव है, कौन से पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ए पॉजिटिव है और आप देख पा रहे होंगे एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए जो हमारा ये एफ एक्स आ रहा है वो पॉजिटिव है, दैट इज एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस वाले केस में आपको दिख रहा है। तो अब मेरे कहने का मतलब है, जो आपके पास ये एफ एक्स दिया हुआ है, सपोज ये एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं कह रही हूँ आपका अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है तो आपको दिख रहा है कि हर एक्स की वैल्यू के लिए ये वाला ग्राफ पॉजिटिव है, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी पॉजिटिव, राइट। तो अब आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यूज रखिए, इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। सिमिलरली जब आप सेकंड में जाते हो तो ए नेगेटिव है, अब आप एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज रखिए, ग्राफ हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो a टाइम्स एफ ऑफ एक्स विल बी पॉजिटिव फिर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस वाले के लिए। और इस वाले ग्राफ के लिए आप क्या बोल पाएंगे? ए नेगेटिव है और यहाँ से आप देख रहे हैं एफ एक्स की सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो जब ए नेगेटिव है और एफ एक्स भी नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा ही, है ना। फिर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए टाइम्स एफ एक्स, ए टाइम्स एफ एक्स पॉजिटिव, तो देखिए ए टाइम्स ये लिखा हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू लिखिए। अब आप बताइए कि एक्स की जगह पे उसने क्या रखा है, तो आपको ए माइनस बी प्लस सी मिला होगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताइए बी पे माइनस का साइन आ रहा है, मतलब उसने एक्स की वैल्यू इस बार क्या लिया हुआ है? -1। तो एट एक्स इज इक्वल टू -1 ये क्या देगा? ए माइनस बी प्लस सी। अब मैंने तो बोला है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, जब ए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने सपोज ये वाला केस ले लिया, ए पॉजिटिव और एक्स की वैल्यू -1 ले लिया, तो ए टाइम्स ये वाला जो नंबर होगा ये तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, है ना। तो ये वाला केस भी ट्रू हो गया इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली आप नेगेटिव लेते तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव आता, ये भी नेगेटिव आता और होल मिलके पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले पे जाइए, अब क्या लिखा हुआ है? सी टाइम्स ए माइनस बी प्लस सी। अब सी कब आया होगा बताइए आप? जब उसने एक्स की जगह 0 रखा होगा, है ना। तो एक्स की जगह जब उसने 0 रख दिया तो आपको मिल गया सी। फिर एक्स की जगह है जब उसने रखा -1, तो ये वाला कब आया? जब एक्स इज इक्वल टू 0 रखा, और ये वाला कब आया? जब एक्स इज इक्वल टू -1 ना। तो अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही देगा हमेशा, है ना।
तो ये वाला केस भी ट्रू होगा। अब आपसे फॉल्स वाला पूछ रहा है, तो अभी मैं वो हटा रही हूँ जो जो ट्रू है, फिर फॉल्स वाले का आंसर मैं लास्ट में टिक करती हूँ, ठीक है। चलो अब इसमें देखिए, ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। अब आप बताइए a प्लस बी प्लस सी कब मिला होगा, जब x की वैल्यू उसने 1 रखी होगी। तो एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू -1 द वैल्यू विल बी a माइनस बी प्लस सी। और दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, हर बार पॉजिटिव आएगा। तो आप ये वाला भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला भी ट्रू होगा। अब अगर आप नेगेटिव वाला केस लेते तो दोनों का ये वाला नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता, प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। कुछ भी आप लीजिए, दोनों केसेस में आपका जो फाइनल आंसर आने वाला होगा वो सेम ही होगा, बस केसेस अलग अलग है, ठीक है। चलो अब देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है b टाइम्स a माइनस बी प्लस सी। अब आप बताइए इसमें उसने x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी होगी सो दैट आपको यहाँ पे b मिल जाए। ऐसा कोई x की वैल्यू है क्या कि आपको यहाँ पे b मिल जाए, और वो कह रहा है b टाइम्स a माइनस बी प्लस सी, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू -1 रखा हो और उसका b से प्रोडक्ट करवाओ तो हमेशा पॉजिटिव मिले। तो जरूरी नहीं है ना, ये हमें तो b के बारे में पता ही नहीं है कुछ, और ये भी नहीं पता है कि b कब आएगा, सो दैट c भी 0 हो जाए और a भी 0 हो जाए, सो दैट ax स्क्वायर भी 0 हो जाए। आप इस वाली कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते और इन सब के बारे में बता सकते हो कि हाँ ये सब ट्रू है। तो आपके आंसर में पूछ रहा था कि कौन सा वाला फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए ये वाला फॉल्स है, मतलब ट्रू आंसर आपका कौन सा है, सी। तो फिर ये वाले सारे आंसर आपके के अकॉर्डिंग ये वाले गलत हो गए, अदरवाइज ये वाले ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 74 है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 फॉर x बिलोंग्स टू माइनस क्लोज इंटरवल -4 to 1, राइट। तो अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और आपसे पूछता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, है ना, तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछता है और वो भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर पूछता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक मेथड होता है, देखो एज ए नोट या फिर आपको अगर नोट बनाना है जो भी, ठीक है, या सोल्यूशन, तो क्या करते हैं, देखो अगर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में सपोज ये है x1 डोमेन है, अगर आपके पास x1 y1, तो आपको चेक करना होता है क्या मेरे पास जो -b/2 है, मतलब जो वर्टेक्स होता है, क्योंकि मेरा ग्राफ कुछ ऐसे होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है -d/4 है, ये होता है। तो हमें चेक करना होता है क्या -b/2 जो है इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर है कि नहीं है। अगर है तो कुछ और फॉर्मूला होता है, अगर नहीं है तो कुछ और फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ पहले। तो -b/2 है ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको, -4, 1। अब -b/2 की वैल्यू क्या दी है आपके पास, 3, 2a दैट इज 2। तो 3/2 की वैल्यू क्या होती है बताना एक बार, 1.5, और 1.5 डजन बिलोंग्स टू -4, 1। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि -b/2 है, मतलब जो मेरा लोवेस्ट वाला पॉइंट, मतलब आप कहना चाह रहे हैं -b/2 है, जो ये वाला पॉइंट होता है, या फिर ऐसे बोलिए आप, ऐसे अगर आपके पास है कोई, है ना, तो ये वाला पॉइंट, या फिर ग्राफ आपका ऐसे भी जा सकता है। तो जो ये वाला पॉइंट है, क्या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, सपोज ये वाला x1 है, ये x2 है अभी के लिए फिलहाल, तो मुझे चेक करना होता है क्या ये वाला पॉइंट जो है डोमेन का इन दोनों डोमेन के अंदर है क्या। तो अगर नहीं है तो कोई और फॉर्मूला है, अगर है तो दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे नहीं है तो मैं उसका फॉर्मूला क्या बता रही हूँ, अगर नहीं होता है तो अब अगर आपको fx की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करिए, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम ऑफ आप क्या करिए, f(x1, f(x2), इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए जो हो, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास, सॉरी पॉलिनोमियल होगा y इज इक्वल टू fx, उसकी वैल्यू एट पॉइंट x1 दैट इज यहाँ पे x1 x2 लिख दो, ये डोमेन के पॉइंट से दोनों है ना, x1 x2, ठीक है। तो आपको f(x1) पे चेक करना होता है, सिमिलरली f(x2) पे चेक करना होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे मिनिमम कहता है तो f मिनिमम निकालने का फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ f(x1, f(x2), राइट। दूसरा मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, अगर आपका है जो -b/2 बिलोंग्स टू x1, x2 है,
तो आपका फॉर्मूला क्या होता है एफ मैक्स निकालने का? मैक्सिमम ऑफ, आपको जो मैक्सिमम मिले उसको लिखते हैं, वो आपका आंसर होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ क्या होता है एफ ऑफ x1 कॉमा एफ ऑफ x2 कॉमा एफ ऑफ माइनस बी बाई टू है। तो माइनस बी बाई टू है, आपको पता है ये किसके इक्विवेलेंट होता है? माइनस डी बाई फोर ए के, है ना। तो आपको देखना है इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर आएगा। सिमिलरली अगर आपको एफ मिनिमम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? मिनिमम ऑफ एफ ऑफ x1 कॉमा एफ ऑफ x कॉमा एफ ऑफ माइनस बी बाई टू है, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस फोर बाई डी बाई फोर है, राइट। तो अब देखिए, आपको इत्तेफाक से माइनस बी बाई टू हमारे डोमेन में आता ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? ये छोटा वाला फॉर्मूला, एफ ऑफ x1 पे चेक कर लो, एफ ऑफ x2 पे चेक कर लो। अब आपसे पूछ क्या रहा है मिनिमम वैल्यू, तो आप कौन सा फॉर्मूला फाइनली यूज करने वाले हैं? ये वाला। तो अब आप क्या करिए, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, जो मिनिमम हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं एफ एक्स लिख लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स फाइव। आपको क्या करना है, किस किस पे चेक करना है? माइनस फोर एंड वन, सो एफ ऑफ माइनस फोर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 12 प्लस 5, एंड एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 17, तो 16 प्लस 17 3, और ये कितना हो जाएगा? 23, सॉरी 33, ठीक है। तो ये वाला 33 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 6 माइनस थ्री दैट इज 3। तो अब आपको क्या करना था, मिनिमम पूछ रहा था, तो दोनों में से बताइए मिनिमम कौन है? मिनिमम ऑफ 3 एंड 33, तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है इसमें, कौन कौन सा ऑप्शन? आंसर आपका 3 आ रहा है, ठीक है। तो आपको ही बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और पता करना है आपको माइनस बी बाई टू हमारे डोमेन में है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले याद कर लीजिए। तो फंक्शन की वैल्यू जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू डोमेन के पॉइंट्स पे निकालिए, मैक्सिमम वाले को मैक्सिमम दे दीजिए, मिनिमम वाले को मिनिमम, ठीक है। 75, if 3x square minus 17x plus 10 equal to 0 and x square minus 5x plus m equal to 0 have a common root, ठीक है, कॉमन रूट, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ m। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपसे पूछे कि इसका कॉमन रूट है कोई, तो इसको करने का एक प्रोसीजर ये होता है कि आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ना उसको सेम कर दीजिए, सो दैट जब आप सब्ट्रैक्ट करें दोनों को तो एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट जो मतलब एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म आएगा ना वो कैंसिल हो जाए। जैसे ही एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी, वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी तो वही जो होता है उसका कॉमन रूट होता है। बस यही एक ट्रिक समझिए या फिर शॉर्टकट मेथड समझिए, तो यही फॉलो करिए। अदरवाइज आप जो हैव ए कॉमन रूट वाला, जो कॉमन रूट की बड़ी सी कंडीशन होती है ना, मेथड 2 आप वो लगा सकते हैं लेंदी वाला, अदरवाइज मेथड 1 ही लगाइए कि कोएफिशिएंट सेम करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वही कॉमन रूट होगा, फिर आप आगे सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो मैं मेथड 1 फॉलो कर रही हूँ जो कि छोटा है बहुत। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर। तो क्योंकि मुझे इसका कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको 0 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस वाले इक्वेशन। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से, 3x स्क्वायर माइनस 15x, और इधर कितना बचेगा, 3m इक्वल टू। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 17 प्लस 15 दैट इज माइनस 2x, और इधर कितना बचेगा, माइनस 3m प्लस 10 इक्वल टू 0। मैंने बोला अब जो x की वैल्यू आएगी वो आपका कॉमन रूट होने वाला होगा, तो x की वैल्यू बताइए यहाँ से। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 3m, है ना। तो x इज इक्वल टू 1/2 10 माइनस 3।
राइट। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि हाँ, तो यही जो आया वो कॉमन रूट है आपका, तो मैंने सपोज इसको अल्फा नाम दे दिया। तो अब बताइए, अब आपको दोनों इक्वेशन का अगर कॉमन रूट मिल गया है, तो सपोज एक कॉमन रूट है, तो जो रूट है वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मैं अल्फा की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल सकती हूँ, सपोज इक्वेशन 2, तो अल्फा विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या हो जाएगा ये वाली इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस एम इक्वल टू 0, मैं इसको लिख सकती हूँ। और आपको अल्फा की वैल्यू क्या पता है, 1/2 10 - 3m है ना। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रही हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस एम, -5 अल्फा प्लस एम इक्वल टू 0, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 10 - 3m, राइट, 10 - तो जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डालते हैं, तो आप बताइए यहाँ पे m सिर्फ आपके पास वेरिएबल है, यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। तो जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू रखते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इन m मिलेगा। आप उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, तो देखो आफ्टर सिंप्लीफाइंग, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये वाली अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के, तो आपको m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5। तो 1 मिनट, 1 मिनट, आप एक काम और कर सकते हैं, 1 मिनट। -5 नहीं, इसको एक बार आप सॉल्व करिए। तो जैसे आप इसको मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/2 10 - 3m इसकी वैल्यू डालेंगे इस वाले इक्वेशन में, मतलब आप क्या करने वाले हैं, 1/2 10 - 3m पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा -5 टाइम्स, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 10 - 3m प्लस m इक्वल टू 0। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से आपको जो m की वैल्यू मिलेगी ना, वो आएगी 26/9। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप करिएगा, मैंने आपको जो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, कंसेप्ट क्या था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करिए और अपना आंसर मैच करिए, क्या यही आता है 26/9। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, फॉर रियल नंबर्स x एंड y, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपको बताना है कि y जो है कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो अच्छा, इसमें आपको देखने वाली चीज क्या थी, उसने ये बोला है कि x और y रियल नंबर है। अब आपको रियल नंबर एज्यूम करके इसको सॉल्व करना था, और आपको जो इनइक्वालिटी थी ना y में, मतलब y की रेंज जो थी ना आपको मिल जाती है ना। तो इसमें आपको y की रेंज ही बतानी है। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, पहला चीज आपको पता है कि x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मतलब अगर आप x या y किसी में भी क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट पहला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो एक ही कंडीशन है इसको बोलने का कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं पहला काम क्या कर लेती हूँ, क्वाड्रेटिक इन x बना लेती हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन x है ना, तो मैं क्वाड्रेटिक इन x बना रही हूँ, क्वाड्रेटिक इन x, बताइए क्या बनेगा। तो यहाँ से ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स की टर्म चाहिए, तो x का मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा y प्लस 2, और रिमेनिंग क्या बच रहा है, -y² माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक है और आपसे बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका अगला स्टेप यही हो जाता है कि d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तभी तो x रियल नंबर होगा ना। तो बस ये वाली कंडीशन लगा दीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, एंड c इज माइनस ऑफ y²। तो एक बार मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्या इस पूरे टर्म से, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इनटू में क्या बचेगा, y² प्लस y माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट।
तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से। ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y और इधर से आ जाएगा -4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का 4, यहाँ पे है -4, सो कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा है, वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, दैट इज 5y स्क्वायर प्लस 8y, राइट। तो 5y स्क्वायर प्लस 8y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4, तो 5y स्क्वायर प्लस 8y है ना, सॉरी। अब यहाँ से जब y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5y प्लस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से क्या करिए, 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन इसलिए लिखा हुआ है y माइनस 0, और आप 5 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस 8/5 है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो 5 तो पॉजिटिव है, उससे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको बस आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना था और बताना था क्या आ जाएगा। तो y प्लस 8/5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -8/5, यहाँ पे आएगा 0। आप इनको इंक्लूड करेंगे क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो प्लस माइनस प्लस आपको चाहिए प्लस वाला। तो बताइए y की वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, y बिलोंग्स टू -∞ टू -8/5 यूनियन 0 टू +∞। तो आप यहाँ से क्या बोल पाएंगे कि y की वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है, -∞ टू -8/5 यूनियन 0 टू ∞। तो कौन सा वाला पोर्शन कवर नहीं कर रहा है, y, मतलब y डजंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -8/5 टू 0। तो या तो ये वाला आंसर बोल दो, चाहे ये वाला आंसर बोल दो, दोनों सेम ही है ना। तो देखिए कौन कौन से हैं, y कैनॉट बी बिटवीन 0 टू 8/5। तो 0 टू 8/5 वाला केस क्या है, देखिए एक बार, 0 टू 8/5, तो ये तो है ना इसमें y 0 टू 8/5 है ना। तो ये वाला आंसर तो गलत है, 8/5 यहाँ कहीं पे होगा, तो पहला वाला तो आंसर गलत हो गया, रॉन्ग है ये। दूसरे में क्या है, y कैनॉट बी बिटवीन -8/5 टू 8/5, ये भी गलत है। y कैनॉट बी बिटवीन -8/5 टू 0, ये वाला ठीक है ना, बीच में नहीं होना चाहिए। y कैनॉट बी बिटवीन -16/5 टू 0, इसमें तो आ रहा है ना y की वैल्यू, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, है ना। तो कौन सा वाला कह रहा है, y कैनॉट बी बिटवीन -8/5 टू 0, ये वाला ट्रू है, ऑप्शन सी 77। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब 4 रूट होंगे इसके पास ऑफ कोर्स। तो कह रहा है इज डिविजिबल बाई x-3 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाई, पूछ रहे हैं और इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे ये बताइए, ठीक है। तो आपके पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, 3x की पावर 4 माइनस ऑफ 6x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। सपोज ये है हमारे पास इक्वेशन, और ये क्या है, x-3 से डिविजिबल है। तो आपको पता है अगर आपके पास इफ px डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय x माइनस a, then x is equal to a will be the 0 or root of given expression और इक्वेशन, राइट। तो अगर आपके पास px कोई पॉलिनोमियल है विच इज डिविजिबल बाय x माइनस ए, तो x इज इक्वल टू a विल बी द 0 और रूट ऑफ दिस इक्वेशन और एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो। तो उसका अगर फैक्टर है तो x इज इक्वल टू a जो होता है उसका रूट होता है, मैं इतना कहना चाह रही हूँ बस। तो आपके पास पता है कि x-3 जो है इसका क्या है, डिविजिबल है अगर, तो इसका ये फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर हो जाएगा मतलब x इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो ये इसका 0 मिल जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। तो x-3 इस फैक्टर, तो अगर ये फैक्टर है दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 will satisfy, this is 1, so will satisfy
1, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो यूजिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो जैसे ही आप x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 रखते हैं, तो आपके पास k की वैल्यू आती है -5। तो जैसे ही आप k की वैल्यू -5 आती है, तो अब आप बताइए ये वाला चेंज होके क्या बन जाएगा। k की जगह 5 रखना है, तो 3x की पावर 4 -6x क्यूब प्लस, अब देखो k इज इक्वल टू -5 है, तो मैं माइनस रखूंगी, तो -5x² है ना। तो -5x² -8x -12 -8x -12 इक्वल टू 0। अब आपको ये मिल गई, जो आपके पास वेरिएबल के आ रहा था ना, उसकी वैल्यू भी आपको पता चल गई है। ऐसा क्यों मिला? क्योंकि x इज इक्वल टू 3 जो है उसका 0 था, तो मैंने इसको सेटिस्फाई करवा दिया, तो वहां से k की वैल्यू आपको मिल गई -5। अब आप बताइए इसमें से इसको एक कोई आप 0 बता पा रहे हैं, रूट बता पा रहे हैं क्या, कौन सा वाला इसको सेटिस्फाई करेगा? तो आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, जो x इज इक्वल टू -1 है ना, x इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई करता है। देखिए आप, जैसे -1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 6 -5 + 8 -12, तो ये कितना बन रहा है, 9 और 8 यानी 17, और -12 -5 इज 17 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि x -1 मतलब जो x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है, रूट है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फिर x + 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, तो विल ऑल्सो बी फैक्टर। और आपको पीछे से पता है कौन सा, x -3 भी इसका फैक्टर है, तो x -3 इज ऑल्सो फैक्टर, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास दो फैक्टर्स मिल गए, कौन कौन से, x + 1 और x -3, दो मिल गए। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक कोई क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, और आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो है बाई क्वाड्रेटिक, तो मतलब इसका जो एक फैक्टर, जो एक आंसर आने वाला होगा उसको भी क्या होना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक होना पड़ेगा। तो अब देखिए, ऑफ कोर्स इसमें चारों ही क्वाड्रेटिक ही हैं, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला आंसर ट्रू है, ठीक है। तो आपका मेथड 1 क्या है कि आप क्या करिए, जो मेथड 1 देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए, आपको दो फैक्टर मिल गए, कौन कौन से, x + 1 और एक x -3, इन दोनों का आप प्रोडक्ट करवाइए, जो प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं, तो इस वाले को फिर से पूरा डिवाइड करेंगे, तो आप क्या करिए, इनका जो प्रोडक्ट आएगा इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर जो इसका जो आपको मिलेगा ना, क्वोशेंट मिलेगा ना, वही इसका क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग वाला फैक्टर है वो मिल जाएगा, है ना। और मेथड 2 आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टर इसके कर दीजिए, तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। तो एक मेथड 3 भी है इसका, कि आपको दो फैक्टर ऑलरेडी मिल गए हैं, तो आप क्या करिए, ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन के चारों एक एक करके उठाइए ऑप्शंस, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाइए इन दोनों के साथ, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के साथ आपको ये ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाए, वही इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो ये 2-3 मेथड है करने के, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। तो इनका प्रोडक्ट बताना क्या आएगा, x² और -3x + x दैट इज -2x -3, ठीक है, ये आ रहा है। अब क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, तो देखते हैं क्या आता है। सो x² -2x -3 डिवाइड करिए इस वाले क्वेश्चन को, तो ये क्या लिखा हुआ है, 3x की पावर 4 -6x³ -5x² -8x -12, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मुझे लग रहा है आप ब्लैक बुक अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बहुत बेसिक सा है, आप कर सकते हैं। वैसे मैं स्किप कर सकती थी, बट यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन चलता है तो मैं कर रही हूँ, अदरवाइज अब फिर से अगर आता है किसी क्वेश्चन में तो आप करिएगा पूरा, ठीक है। तो x² से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² लाना पड़ेगा आपको, तो 3x की पावर 4, सो दैट पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x³, अगला टर्म आएगा -9x², तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास, 4x² -8x -12। अब देखिए 4x² बनाना है, यहाँ पे आपके पास है x, तो आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x² और इधर कितना आएगा
माइनस ऑफ 8x प्लस 12 -12। और ऑब्वियसली यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आने वाला था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर ही थे, तो पूरा पूरा डिवाइड कर देते। अब जो आपका क्वोशिएंट बचा था यही आपका आंसर है। तो तीसरा फैक्टर आपको क्या मिल गया? 3x² प्लस 4, है ना। तो 3x² प्लस 4 कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन बी, 3x² प्लस 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 78। द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए आपसे पूछ रहा है, सो दैट द इक्वेशन साइन की पावर 4x प्लस a साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। आपसे ये पूछ रहा है ना। तो अब देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आपको बाई क्वाड्रेटिक है पहली चीज, और कुछ बड़ा बड़ा सा टर्म दिखता है, तो जो कॉमन सा चीज होता है आप उसको टी मान लो, पहला मेथड। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे अगर बाई क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक वाला टर्म एक कोई आ रहा है, तो आप ट्राई करिए उसको क्वाड्रेटिक बनाने का। ऐसा कैसे बनेगा? ऐसा ऐसे बनेगा कि आप साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म, जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म होता है, उसको ही आप क्या करिए, टी एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको मैं क्वाड्रेटिक बनाना चाह रही हूँ। साइन की पावर 4x क्या है? साइन की पावर 4x प्लस a टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा क्या है? प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मैं इसको ना क्वाड्रेटिक बनाना चाह रही हूँ, तो क्वाड्रेटिक में कैसे बनाऊंगे? तो लेट t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। जैसे मैंने साइन स्क्वायर एक्स एज्यूम किया, तो पहला वाला कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बन गए। अब आप बताइए, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है, और जैसे ही आपने स्क्वायर कर दिया तो इसकी रेंज अब बताना क्या हो जाएगी? t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ऐसा क्यों? कि साइन स्क्वायर एक्स की जो रेंज होती है ना, वो क्या होती है? 0 to 1। ये पता होगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होगी? क्लोज 0 to 1। तो अब देखिए यहाँ से ये आपको क्या दिया है? एफ ऑफ टी है ना, पॉलिनोमियल इन टी, दैट इज टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 4। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहा था कि मुझे क्या बताना है? द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सो दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, है ना। तो आपको एटलीस्ट वन रियल रूट अब किसमें बताना है? देखो, टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, क्या पता है आपको। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल t है और t बिलोंग्स टू आपको पता है क्लोज 0 to 1, और f ऑफ t की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 4। मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है, और कोई इंटरवल अगर आप बोल रहा है कि x1 x2 में अगर इसका एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसे कुछ ग्राफ सपोज बनाइए आप, एक्स एक्सिस है और एटलीस्ट वन रियल रूट अगर है उसके पास, तो आपके ग्राफ को ऐसे जाना ही पड़ेगा, एक बार और जाना पड़ेगा, तभी आपके पास एक रूट मिलेगा। तो एक रूट जब मिलेगा तो सपोज यहाँ पे कोई है x1 और यहाँ पे है सपोज x2, तो आपको पता होगा कि x1 पे पॉजिटिव होगा या फिर x2 पे नेगेटिव होगा। ऐसा होना ही पड़ेगा कि मतलब f ऑफ x1 इंटू मतलब प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 शुड बी नेगेटिव। अगर ऐसा है तो देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c belongs to x1 and x2 such that f of c equal to 0। ये होता है ना, एक रियल रूट होने की कंडीशन होती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं such that f of x1 into f of x2 is negative, then there always exist at least one real number c और k और r जो भी आपका मन हो, such that f of c equal to 0। मतलब f of c equal to 0 कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि c जो है इसका क्या हो जाएगा, सपोज ये c डैश है ले लो आप, तो c डैश इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो मुझे वो यही कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि आप मुझे एटलीस्ट वन रूट की कंडीशन बताइए और एक ही रेंज बताइए मुझे क्या क्या आएगी, है ना। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास x1 और x2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 0 to 1 के बीच में आपको देखना है t बिलोंग्स टू 0 to 1, तो आपको एक ही रेंज बतानी है ना। नाउ तो अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 f ऑफ x2 शुड बी नेगेटिव। तो कहने का मतलब ईदर f ऑफ x1 विल बी पॉजिटिव, f ऑफ x2 विल बी नेगेटिव।
और एफ ऑफ x1 विल बी नेगेटिव, एफ ऑफ x2 विल बी पॉजिटिव। मतलब इन दोनों के साइन जो होंगे वो ऑपोजिट आएंगे, है ना। तो मैं एक बार इसकी वैल्यू जो है चेक करती हूँ 0 पे और एक बार 1 पे। तो बताना एक बार एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4, अब ये पॉजिटिव है। अब आपको एटलीस्ट 1 रूट चाहिए भी है क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, और आपको यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई पॉजिटिव। तो अब आपको पता है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू नेगेटिव ही होनी पड़ेगी, तभी आपके पास एक रूट मिलेगा एटलीस्ट। तो अब आप क्या करने वाले हैं कि एफ ऑफ 1, तो बताइए एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + a + 4, तो नेगेटिव ही होना पड़ेगा, है ना, तभी आपके पास एक रूट आएगा। तो जब नेगेटिव कर दिया आपने तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से a + 5 इज नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, a इज लेस देन -5, तो यहाँ से हो जाएगा a बिलोंग्स टू -∞ to -5, है ना। आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, सो -∞ to -5 कौन सा वाला है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। तो यही पूछ रहा था आपसे, तो आपको क्या लगाना था, ये वाली कंडीशन लगानी थी, सॉरी। यहाँ से एफ ऑफ a1 इंटू एफ ऑफ b2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी आपको तभी आपका ग्राफ भी आप देख पा रहे होंगे ऐसे कट करके जाएगा एक बार, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वही इसका रूट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 इनका प्रोडक्ट कर दिया नेगेटिव, यहाँ से आपको आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, आर एस टी बी द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस सच दैट, ये आपको कंडीशन दी हुई है तो आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो देखिए आप और समझिए तब तक। तो आर एस टी विद द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन है, तो और आपको एक कंडीशन दी हुई है, तो पूछ रहा है कि आप के की वैल्यू बताइए, है ना। ओके अच्छा, तो आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे कुछ लिखा है, a² + b² + c² इज इक्वल टू समथिंग। तो अगर आपको a² + b² c² को a + b + c के फॉर्म में बनाना हो तो आपको पता होगा ना, ये फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca, ये होता है। बट आपके पास क्या दिया हुआ है, a² + b² + c² दिया हुआ है इस तरीके का, है ना। तो अब आप क्या करिए, आपके पास लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर रही हूँ, मतलब आपको इसकी वैल्यू दी है तो आपको ऑब्वियसली इधर लेके जाना पड़ेगा इसको। तो क्या करना पड़ेगा, a + b + c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सपोज ये a है, ये b है और ये c है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से RS + ST + RT का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स AB + BC + CA करना पड़ेगा। तो AB की वैल्यू बताना एक बार, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो RS² + BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC मतलब इन दोनों की वैल्यू, तो ये हो जाएगा RST², है ना, RST² प्लस थर्ड वाला कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो STR², है ना, STR² ये आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, a² + b² + c², मतलब इस वाले की वैल्यू जो आपसे पूछ रहा है ये, तो RS का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर प्लस RT का, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखिए आप, ये लिखा हुआ है RS + ST + RT का स्क्वायर इन द वैल्यू ऑफ दिस, RS + ST + RT का होल। ओके ओके ओके, अब आप देख पा रहे होंगे, इसको एक बार मैं फिर से पूरा सेम लिख रही हूँ, -2 टाइम्स। अब देखिए तीनों में से आपको RST कॉमन मिल रहा है क्या, तो आप कॉमन ले लीजिए RST, तो RST कॉमन ले लिया तो अंदर बताइए क्या बचेगा,
यहाँ से बचेगा s, यहाँ से बचेगा t और यहाँ से r। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन दी है, तो क्यूबिक इक्वेशन में आपको पता है कि r s t इसके रूट्स हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स, ये लिखा हुआ है सम ऑफ रूट, और ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, है ना, ये लिखा हुआ है। तो बस आपको इसमें वैल्यू रख देनी है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आर एस का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो इसकी वैल्यू क्या होती है b बाई ए, है ना, आपको पता है, तो इसकी वैल्यू होती है b बाई ए, तो आप क्या करने वाले हैं, b बाई ए का स्क्वायर कर दीजिए, तो a इज 1। अगला क्या है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ c बाई ए होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ c बाई 1 इंटू, फिर क्या है आपके पास सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ a बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, ये आपसे पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2ac, क्या आ रहा है आंसर, बी स्क्वायर माइनस 2ac, है ना, तो वो वाली आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी, ये वाली। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू ऑफ के, ओके, तो कह रहा था जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस के ए सी, तो इसको इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करना है बी स्क्वायर माइनस के ए सी से, तो जैसे ही इक्वेट करेंगे आपको के की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से 2, और यही पूछ रहा था आपसे, तो के इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, if the roots of the cubic equation x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0 are 3 consecutive positive integers, then the value of a square divided by b plus 1 की पूछ, तो इसमें भी कुछ है नहीं, वैसे आपसे कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के वो कैसे हैं, कंसेक्यूटिव रूट्स हैं 3, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो आप सपोज करिए दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अब इसके 3 आपको कंसेक्यूटिव रूट्स बताने हैं ना, पॉजिटिव भी होने चाहिए, तो पहला सपोज ले लो, अगर ये n है तो अगला क्या हो जाएगा n प्लस 1, और एक ले लीजिए n माइनस 1, मतलब इधर से अगर मैं शुरू कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों रूट क्या हो जाएंगे, एक n माइनस 1 ले लिया, एक n ले लिया, एक n प्लस 1, और यहाँ से मैं बोल देती हूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज बिगर देन 1, तो जैसे ही मैंने n से बड़ा ले लिया नंबर, तो अब ये सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब देखो क्या कह रहा है वो, तो आपको बताना है ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस 1, तो ये मैंने लिए हैं आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन के जब रूट है तो एक बार मुझे सम ऑफ रूट बता दो क्या आएगा, तो सम ऑफ रूट जब सबको आप ऐड करोगे मतलब n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, तो माइनस माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 3n, और सम ऑफ रूट की वैल्यू आपको पता है कि माइनस बी बाई ए होती है, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ए, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो b कब आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तब आपके पास b वाला केस आता है जिसमें b इन्वॉल्व हो, दैट इज माइनस ऑफ b बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, तो बस आप यही करने वाले हैं। तो b की वैल्यू देखिए कब आएगी, तो सम ऑफ, मतलब आप क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 करेंगे, प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ b बाई ए, दैट इज माइनस, मतलब प्लस होता है, यहाँ वाले पे सम ऑफ रूट्स पे माइनस के साथ होता है, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस के साथ, तो इसका आंसर आएगा बी, ये आपको बी दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू बी, है ना, तो अब कुछ नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बताइए यहाँ से n और n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, थ्राइस ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी, तो आपको b की भी वैल्यू मिल गई है और a की भी वैल्यू मिल गई है,
ए और बी की वैल्यू मिल गई है। तो आपसे आपसे पूछ क्या रहा था, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस वन है ना। तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी, ए इज इक्वल टू -3n है ना। तो -3n का स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस वन, दैट इज 3n स्क्वायर -1, बी आ गई है और ये +1, तो 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9n स्क्वायर डिवाइड बाई 3n स्क्वायर, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट। इसमें क्या था, उसने बोला कि क्यूबिक इक्वेशन है कोई, इसके रूट्स क्या है 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मैंने कौन कौन से सेलेक्ट करे, n-1, n+1, आपकी मर्जी, आप कोई ले सकते थे, n+1, n+2, n+1, n+2, n+3 जो भी है। फिर मैंने सम ऑफ फ्रूट और इस वाले की कंडीशन लगाई तो आपको मिल गई। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट वाली कंडीशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मुझे इसमें कुछ सी से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं था, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। तो बस यही था आज की सारे क्वेश्चंस, 80 मतलब 10 क्वेश्चंस थे। तो आज के भी सारे क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं थे, मतलब डिफिकल्ट नहीं थे, 2-4 टफ थे, 2-4 मतलब इजी थे, मॉडरेट आप कह सकते हैं, टफ कोई भी नहीं था आज का भी क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस, सारे आसानी आ रहे हैं, अभी जब टफ आना शुरू होंगे तब देखते हैं। ठीक है, तो अभी से आप ट्राई करते रहिए आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।